गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन सेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एसिड रेन क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके कॉज और उसकी ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ज्योग्राफी एक ऐसी साइंस है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बेसिक समस्याओं के प्रति स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है। इसी कंटेक्स्ट में आज जो हमारा टॉपिक है एसिड रेन, ये एक बहुत ही करंट और कंटेम्पररी इन्वायरमेंट चैलेंज के रूप में उभर रहा है, न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड ओवर सभी देशों में। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी हम आज देखेंगे कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड मैन ने हमारे नेचर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं। मैन के पास टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन होने के कारण न केवल बनाने की बल्कि नेचर को डिस्ट्रॉय करने की भी एक इमेंस पावर आ गई है। नाउ ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल फोर्सेस हैज इंक्रीज्ड मैनी अ टाइम्स। धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकास करते जा रहे हैं, मानव का प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। इसमें जो सबसे प्रमुख बदलाव का कारण था वो था औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के बाद से हम देख रहे हैं कि धरती का जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं। आज जिस दौर में हम जीते हैं, यहाँ पर जितनी भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा माना जाता है इन सभी का एंथ्रोपोजेनिक कॉज है, यानी वो आदमी के द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। इसी क्रम में एक जो इशू है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, एक मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज कहीं ना कहीं जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बार बार हमें सुनाई देते हैं। इसी कंटेक्स्ट में यदि हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब हमने इंटरनल कंबस्शन इंजन को डिस्कवर किया तो हमें पता चला कि फॉसिल फ्यूल जो है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, वो भी एक इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन सोसाइटी को ड्राइव करने के लिए। तो जैसे जैसे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फॉसिल फ्यूल्स के कंजम्पशन को बढ़ाया, हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी बदल गया, जिसके कारण आज धरती बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को टैकल कर रही है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन दो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन बहुत समय से ह्यूमन सोसाइटी को नोन है। As early as 1852, when R.A. Smith analyzed the rainfall and its chemical composition in Manchester City of England and found that acid rain is caused by sulfuric acid, sulfur dioxide and nitrous oxide. These two gases cause acid rain. यानी हमारे पास ये जो अंडरस्टैंडिंग है एसिड रेन की, ये 1852 से लेकर आज तक है, जब हम समझ पा रहे हैं कि एसिड रेन जो है वो किस कारण से होती है। आगे देखिए, अब सबसे पहला प्रश्न यह है कि व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, अम्लीय वर्षा क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विथ एसिड कंपोनेंट सच एज सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड that falls to the earth from atmosphere in wet और ड्राई फॉर्म। तो यहाँ बहुत सारी बातें समझने की हैं। एसिड रेन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें चाहे ड्राई फॉर्म में चाहे वेट फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर से ग्राउंड की तरफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड गिरता हो, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड, और यहाँ हम जोग्राफिकली ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग इन रेन, स्नो, फॉग, हेल
जो भी आसमान से पानी गिरता है, प्रेसिपिटेशन, हम जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक थर्ड स्टेज होती है। पहले इवेपोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का कोई भी फॉर्म हो, उसमें जो चीजें गिरती हैं, यदि उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिड रेन कहलाती है। हम यदि और थोड़ा इन डेप्थ देखें, हर सब्सटेंस की नेचर में जो भी मिलता है उसकी एक पीएच वैल्यू होती है। जो पीएच आप बार बार सुनते हैं एसिड रेन को, जब भी आप पढ़ेंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग पीएच वैल्यू यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो पीएच वैल्यू होती है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो पीएच स्केल मेजर्स हाइड्रोजन आयन टू एस्टिमेट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और एल्कलाइन और न्यूट्रल। तो हमारे पास एक स्केल होती है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, जो इस तरह से दिखाई देती है। ये एक स्केल होती है जिसकी वैल्यू आप देखें लेफ्ट हैंड साइड 0 है एंड मैक्सिमम 14 है। तो 0 to 14 की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसकी, इस न्यूमेरिक स्केल की, जिसमें 7 जो इंडिकेट करता है वो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। एनीथिंग which has value less than 7 is acidic and any value which is more than 7 is alkaline। तो हमारे नेचर में जो भी चीजें मिलती हैं, आप देखिए नीचे बहुत सारे आपको पीएच वैल्यू बताई हुई है। जैसे ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4, या जो क्लीन वाटर होता है उसकी वैल्यू होती है 5.6। इसी तरह डिस्टिल्ड वाटर जब हम पीते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। तो हर चीज की एक पीएच वैल्यू होती है। पीएच बैलेंस होना लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ हमारे यहाँ पर जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो एसिडिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते, वहीं कुछ ऐसे हमारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो एल्कलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते। इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे नेचर में भी इन इटसेल्फ देयर आर मेनी कॉजेज के कई बार एसिडिटी हो जाती है, एसिड रेन हो जाती है। Natural acid rain can be caused by volcanic eruption and some biological processes। हम देखें, यदि हम क्लीन रेन की बात करते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो होते हैं नेचुरल रेन। तो रेन जो होती है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 5.6 होती है। यानी नेचुरल जो रेन गिर रही है उसकी भी पीएच वैल्यू एसिडिक होती है, क्योंकि पानी जब आकाश से गिरता है नीचे जमीन पर तो वो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है और एक वीक कार्बनिक एसिड बनाता है। तो इस तरह जो नेचर है उसमें जो रेनफॉल होती है उसकी भी पीएच वैल्यू 5.6 होती है, यानी वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे लेमन जूस होता है जिसकी पीएच वैल्यू 2 है, वो हाईली एसिडिक होता है। रेन जैसा मैंने पीछे बताया 5.5 5.6 के आसपास होती है। ह्यूमन ब्लड 5.7.5 होता है। जैसे जैसे हम नीचे टुवर्ड्स ब्लू आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो बेसिक होता जा रहा है, यानी वो एल्कलाइन होता जा रहा है सब्सटेंस। तो हर किसी सब्सटेंस की एक पीएच वैल्यू होती है, ऑप्टिमल रेंज मानी जाती है फ्रॉम 6.5 to 8.2। ये ऑप्टिमल रेंज होती है एसिडिटी लेवल की। अब यदि हम इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें पीएच की, तो जैसा हम जानते हैं कि नॉर्मल रेन होती है वो नॉर्मल फैक्टर्स को प्रमोट करती है, लाइफ को सपोर्टिंग करती है, न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को स्मूथ आउट करती है। लेकिन जैसे जैसे रेन एसिडिक होती जाती है तो फिश की डेथ हो जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो चेक हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे अगर आप एल्कलिनिटी की तरफ जाएं तो फिशेस को जो कुछ ग्रोथ है वो अच्छी मिलती है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। यदि हम चले यानी बैलेंस की तरफ चले, पीएच वैल्यू 7 होगी तो हमारी फिशेस सेफ रहेंगी। वो 7-8 के पास होंगी तो मैक्सिमम लेक प्रोडक्टिविटी होगी। यानी नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो हमारे नेचर में चाहिए। पीएच वैल्यू जब नॉर्मल की तरफ होती है तो वो न केवल पूरे एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती हैं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए भी वो अच्छी होती हैं। आगे देखिए, अब जो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एसिड रेन होती क्यों है।
So acid rain is primarily caused by many factors. There are some natural causes and at the same time there are some man-made और anthropogenic causes. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कभी भी जब एसिड रेन होती है तो उसका जो प्राइम रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं दैट आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और थ्रू वेरियस एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स विंड है एयर करंट्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होती रहती है। जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं और यहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। इसलिए एसिड रेन को कॉज करने के लिए SO2 एंड NOx दोनों की ही आवश्यकता होती है। अगर हम नेचुरल कॉजेज की बात करें तो नेचुरली वॉल्केनिक इरप्शन से जब बहुत सारी गैसेस नीचे से रिलीज होती हैं तो वो ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं और जिससे हमारे यहाँ एसिड रेन होती है। एट द सेम टाइम आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉज है वो है फॉसिल फ्यूल का बर्निंग, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी में आज भी कोल और जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जैसे जैसे हम इनको जलाते हैं वैसे वैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड निकलती हैं जिनसे लेटर ऑन एसिड रेन होती है। अब देखिए एसिड रेन के बारे में ये ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट बताने में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डायग्राम है। इसमें यदि देखें तो एसिड रेन की जो पॉजिटिव गैसेस हैं दे आर रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज बाय व्हीकल्स एंड डिफरेंट अदर सोर्सेज। वो एयर के साथ ड्रिफ्ट करती हैं, वो एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस में मिक्स हो जाती हैं एंड थोड़ी देर बाद कुछ ड्राई फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाती हैं। इसकी यदि हम रेंज देखें तो ड्राई डिपोजिशन होता है बिल्कुल सोर्स के पास ही, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉज होता है आप देखें नीचे आपके पास हॉरिजॉन्टली एक एरो दिखाया गया है जो दिखा रहा है कि डिपोजिशन जो है और डिस्पर्शन जो है हमारे एसिड रेन फॉर्मिंग गैसेस का वो नॉट इवन 100 बट इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक स्प्रेड करता है। जैसे जैसे ये गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स होती हैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं एंड तब वो एसिड रेन कॉज करती हैं जिसको हम वेट डिपोजिशन भी कहते हैं, जिससे काफ़ी दूर तक हमारा इम्पैक्ट मिलता है एसिड का। इस तरह ड्राई डिपोजिशन एंड वेट डिपोजिशन दो फॉर्म होते हैं जिससे एसिड रेन जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को और हमारे जो लैंड सरफेस है उसको प्रभावित करती है। आगे देखें, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर टू मेन सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारा वाटर वेपर रेडिली अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में। ये रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं और वो बाद में ज़मीन पे गिरता है जिसको हम फिनोमिना के रूप में जानते हैं, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का जो सबसे नेचुरल कॉज है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत सारा जो गैसियस कंटेंट निकलते हैं उसमें दोनों ही SO2 एंड NOx होते हैं जो धरती पे गिरने के बाद एसिड रेन कॉज करते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो आज जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो हम अनचेक्ड फॉर्म में अपने फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं जिसके कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रही हैं। और हम देखेंगे यदि हम हिस्टोरिकल ट्रेंड डेटा देखें तो 1770s के बाद जो एरा था हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, तब से द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर और द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज कोल, और जिसके कारण हम बड़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि कोल इज़ वेरी चीप एंड इट कंटेन वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसके कारण हम उसे जलाते हैं, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती हैं जो हेवी जो हमारी एसिड रेन है उसको कॉज करती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारे इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो
कैपेसिटी है उस पर भी निर्भर करता है। आज 2/3 ऑफ जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है और 1/4 ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है वो हमारे पावर जो जनरेटर्स हैं, जो जिनसे हम कोल से पावर बना रहे हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। ये जैसा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, व्हीकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज आर मेन कंट्रीब्यूटर्स। अब होता क्या है, जैसे ही हमारे इंडस्ट्रीज को इमिट करती हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड को, तो चूंकि एयर है, एयर में ये फ्रीली मूव करते हैं एंड ट्रांस बॉर्डर मूव करते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के या सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड के, उनके कंपैरिजन में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं, उनको ज़्यादा हार्म होता है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड यूके, जर्मनी, नीदरलैंड से रिलीज होती है, उसके कारण एसिड रेन स्वीडन, नॉर्वे में होती है। यूएस से जो रिलीज होती है वो कनाडा में, उसके कारण एसिड रेन ज़्यादा होती है। वहीं चाइना से जो रिलीज होती है उसकी कोरिया में जाके ज़्यादा एसिड रेन होती है, क्योंकि इनका विंड पैटर्न इस तरह का है कि जो पोल्यूशन है वो ट्रांस बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे देशों को सफ़र कराता है। अब यदि हम देखें तो हमारे यहाँ यूएस का एक डेटा दिया हुआ है जिसमें आपके पास दोनों गैसेस के प्रोडक्शन बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ कितना प्रोड्यूस करती हैं। तो आप देखेंगे कि व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ जो हैं वो दो मेन आप कह लें कि इंडस्ट्रीज़ हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। होता क्या है, इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन निकलता है इट मूव्स इन एयर। हमारे यहाँ पर जैसे भी हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं, और जो बाद में रेन के साथ मिलके कार्बनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ज़मीन पे गिरती हैं। और ये एक बहुत ही मेजर इन्वायरमेंट थ्रेट के रूप में इमर्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह अलोंग विंड ये आगे मूव करते हैं, और इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है, जो गैसेस रिलीज हुई हैं, वो दूर जाके एसिड रेन के रूप में गिरते हैं। अगर हम एसिड का पाथ देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कैसे एसिड मूव करता है, एसिड रेन किस तरह मूव करती है। तो सबसे पहले SO2 एंड NOx आर रिलीज्ड इन एयर। ये पॉल्यूटेंट होते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और जो भी फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल है, चाहे वो रेन के रूप में हो, चाहे स्नो के रूप में हो, चाहे कोई भी मॉइस्चर का फॉर्म हो, उसके साथ वो रिएक्ट करके ज़मीन पे आते हैं एंड लेटर ऑन जो हमारी एक्विटिक लाइफ है उस पर सबसे पहले इम्पैक्ट डालते हैं, उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये आपके सामने पूरा फ्लो दिखाया गया है कि किस तरह एक इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, एसिड कंपोनेंट, और वो लेटर ऑन एसिड रेन कॉज कर रहे हैं, जिसका पूरी सोसाइटी पर, पूरे नेचुरल इकोसिस्टम पर इफेक्ट डलता है। ये एक केमिकल इक्वेशन के रूप में आपके माध्यम को दिखाया गया है। अगर आप देखें, नेचुरल जो वाटर होता है, जो नॉर्मल, जो जिसकी पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, जब रेन होती है तो उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है और वो वीक कार्बोनिक एसिड के रूप में 5.6 की पीएच वैल्यू के साथ ज़मीन पे गिरता है। एट द सेम टाइम जो वाटर वेपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाती है या नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, जिसको HNO3 या HNO2 कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे जो एसिड रेन है उसमें 3 मेजर एसिड फॉर्मेशन हो रहे हैं। एक हो रहा है कार्बनिक एसिड जो वीक होता है, जो बाय डिफॉल्ट नेचर में ही बनता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस या नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड बनते हैं। तीनों एसिड जो है एसिड रेन के पार्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि इम्पैक्ट क्या होता है। अगर हम एसिड रेन देखें तो एसिड रेन बहुत ही एक हार्मफुल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो न केवल मैन बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम और पूरे के पूरे जो अर्थ सरफेस है उसको प्रभावित करती है। इसमें सबसे पहले यदि देखें तो जो हमारा नेचर है और जो हमारी मैनमेड मटेरियल है, दोनों को ही वेदरिंग को ये एक्सेलरेट करता है, जिसके कारण मटेरियल जो है वेदर होने लगता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अगर हम वेजिटेशन पे इम्पैक्ट देखें तो
बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये दिखाती हैं कि जो हमारे वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स एसिड रेन, और जिनके कारण बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। बहुत सारे जो हायर रीचेस की जो वेजिटेशन है, उनकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो रही है। और इनको ऐसा कहा जाता है कि एसिड रेन इज नोन एज फॉरेस्ट डेथ, क्योंकि धीरे धीरे जो एसिड रेन हो रही है उसके कारण जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट का वो डिग्रेड हो रहा है। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो नई स्पीसीज बन रही थी, वो खत्म हो रही हैं। और साथ ही साथ जो हमारे फॉरेस्ट है, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही एसिड रेन होती है, न केवल जो हमारे शूट सिस्टम है जो ज़मीन के ऊपर होता है, बल्कि रूट सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, बायोमास प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, लीफ कवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। हमारी सॉइल में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनका एक सीधा सा काम ये होता है कि वो हमारे एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। लेकिन जब एसिड रेन होती है तो इनकी लीव्स इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं कि इनकी खुद की जो क्लीनिंग कैपेसिटी होती है वो खराब हो जाती है। और आप देखें कि धीरे धीरे फॉरेस्ट जो है वो अपनी डेथ की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एसिड कंटेंट, नॉट ओनली इन रेन बट ऑल्सो इन सॉइल। आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको फॉर्म दिखाए गए हैं जिससे फॉरेस्ट में एसिड के इम्पैक्ट को दिखाया जाता है। फर्स्ट कैप्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी जो नॉर्मल लीफ है उनसे डैमेज्ड लीफ कन्वर्ट हो जाती हैं जैसे ही एसिड रेन होती है। इसके अलावा डिसकलरेशन हो जाता है। आप कलर में इम्पैक्ट देख सकते हैं कि एसिड के कारण उनका कलर कितना वेदर्ड हो गया है, और फॉरेस्ट की डेथ हो जाती है इस तरह। इसके अलावा हम एक्वेटिक लाइफ पे इम्पैक्ट यदि देखें तो हर जो हमारी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक क्रिटिकल पीएच वैल्यू की क्रिटिकल लिमिट होती है। यानी पीएच वैल्यू यदि उससे ऊपर जाती है या उससे कम जाती है तो उसको नुकसान होता है। जैसे जैसे एसिड रेन की इवेंट्स ज़्यादा हो रही हैं वैसे वैसे पीएच वैल्यू का और एसिडिटी का हमारे फिश पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनकी हैचिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। नाउ एडल्ट फिशेस आर डाइंग बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ देयर हैबिटेट। एसिड रेन के कारण प्लैंकटन की मात्रा कम हो रही है, और जिसके कारण आप कहें कि पूरे के पूरी जो एक्वेटिक फूड चेन है, पूरा का पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको मेजर थ्रेट हो रहा है। फिश डेथ्स एंड पोल्यूशन आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज में लार्ज स्केल पर फिशेस की अननेचुरल डेथ रिपोर्ट की जाती है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। अगर हम देखें तो एसिड रेन के कारण हमारे जो लेक्स हैं, हमारी स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है, उन सभी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे एसिड रेन हो रही है वैसे वैसे हमारा जो नेचुरल फ्रेश वाटर है वो ख़त्म होता जा रहा है। एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जिसमें सरफेस वाटर जो है एसिडिफाई हो गया है, जिसके कारण वो अब उतना फ्रूटफुल नहीं रहा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उतना यूजफुल नहीं रहा जितना वो पहले था। इसी के साथ ही साथ हमारे अर्थ सरफेस पे जब एसिड रेन गिरती है, उसकी लीचिंग के कारण, वाटर की लीचिंग के कारण, पेनिट्रेशन के कारण नीचे के जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटेमिनेट हो रहा है, और उसके भी लैंड प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो नेचुरल एरिया है जहाँ पे ये वेटलैंड है, जिसपे एसिड वाटर का खड़े हो जाने के कारण काफ़ी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, वो डाउनफॉल हो गई है। कलर में अल्ट्रेशन आ गया, फाउल स्मेल आने लग जाती है। ये इस तरह से एसिड रेन के इम्पैक्ट होते हैं नेचर पर। इसके अलावा यदि हम सॉइल पे इम्पैक्ट देखें तो सॉइल क्योंकि एक ऐसा मीडियम होता है जो सारा प्रोडक्शन करती है, तो सॉइल भी बहुत हद तक डैमेज हो जाती है। सॉइल की जो लेयर है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो सारे के सारे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं, उनकी जो पीएच वैल्यू टॉलरेंट लेवल होता है, जो क्रिटिकल लिमिट होती है, वो बहुत कम होती है। और
थोड़ा सा वेरिएशन होने पे ही वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनफर्टाइल हो जाते हैं, जिसके कारण इन लॉन्ग रन सॉइल अपने आप में क्वालिटी वाइज खराब होती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी अर्थ सरफेस जो है एसिड रेन के कारण डिग्रेड हुई दिख रही है आपको डायग्राम में। इसके अलावा यदि हम एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट देखें तो जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ वाटर पे निर्भर करती है, और जब क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर तीनों ही खराब हो रहे हैं तो उसका जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उन दोनों पे ही एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। यदि हम ह्यूमन हेल्थ हेल्थ की बात करें, अगर हम किसी तरह इसके जज करें कि क्या इम्पैक्ट होता है, तो बहुत इंजीरियस होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। जिनको अस्थमा होता है वो हाईली वर्नेबल होते हैं, नर्वस सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये काफ़ी हैम्पर करते हैं। यदि हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि हमारा जो एसिड रेन होता है वो हाईली कोरोसिव होती है, डिस्ट्रक्शन करती हैं पूरे के पूरे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, और ख़ास तौर से वो मॉन्यूमेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसमें लाइमस्टोन या मार्बल्स का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं एक दुनिया के कुछ, जैसे जर्मनी का कैथेड्रल है या ताजमहल है इंडिया का, they are suffering a large amount of destruction by acid rain। आप देख सकते हैं कि एक एक मॉन्यूमेंट की पिक्चर है आपके सामने। पहली वाली जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वो 1908 की है, और दूसरा 1969 की है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 60 सालों में कितना डिग्रेडेशन हो गया उस मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर में। ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह डिग्रेडेड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 10 जस्ट जो है ये एसिड रेन के कॉजेस है। ताजमहल के बारे में भी आप देख सकते हैं कि ताजमहल के जो कलर है उसमें अल्ट्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। जो मथुरा रिफाइनरी है उससे बड़ी मात्रा में हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रही हैं, और उसका इम्पैक्ट मार्बल की कलर पे पड़ रहा है, और हमारी जो मॉन्यूमेंट है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसकी लाइफ को भी एक थ्रेट है। अगर हम देखें कि वर्ल्ड ओवर कहाँ एसिड रेन ज़्यादा हो रही है और या कौन से पोटेंशियल साइट्स हैं, तो करेंटली अगर हम देखें तो ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ वेस्ट कनाडा, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, दे आर द करंट एरिया वेयर प्रॉब्लम इज लार्जली कंसंट्रेटेड। बट इन लॉन्ग रन अगर हम देखें फ्यूचर में, तो साउदर्न इंडिया, बेसिकली वेस्ट अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड will also join these area where acid rain will emerge as a major problem। ये आप देख सकते हैं कि मैपिंग में जो रेड एरिया हैं, दे आर करंट एरिया वेयर प्रॉब्लम्स इज वेरी हाई, वेयर एज एरिया इन येलो एंड ग्रीन आर सेंसिटिव, और इन फ्यूचर they may join the area of large acid rain। इसी तरह ये यूरोप का मैप है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि चेक रिपब्लिक है या जर्मनी है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं, या यूनाइटेड किंगडम है जो हाई रिस्क एरिया हैं एसिड रेन के लिए। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम कि हम एसिड रेन से सफ़र कर रहे हैं, ये कारण है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है टू इंक्रीज ग्रीनरी। हमें अपने आसपास जंगल बढ़ाने चाहिए, हमें ग्रीनरी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो एसिड रेन की प्रोबेबिलिटी को कम करते हैं। इसके अलावा हमें इकोलॉजिकल वे ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट करना चाहिए। हमें इस तरह से डेवलपमेंट को करना चाहिए कि हम जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल फ्यूल हैं उनको ही जलाएं, उनका प्रयोग करें। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जो इकोलॉजिकली साउंड हो। इसके अलावा हमें गैस जो है, जो हम जलाते हैं, जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उनको उनका सल्फर रिमूव करके यूज़ करना चाहिए, ताकि वो जो सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी वो कम हो, और जिसके आउटकम में हम एसिड रेन से बच पाए। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऑटोमोबाइल्स का कम से कम प्रयोग करें, और उनके लिए भी हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इसके अलावा हम
विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर, इस तरह के अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करें जो ज़्यादा क्लीन एनर्जी देते हैं और जो ज़्यादा इन्वायरमेंटली साउंड है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे सॉइल एसिडिक हो गई है या जो ओशंस एसिडिक हो गए हैं, जो वाटर बॉडीज एसिडिक हो गई हैं। हमें अपने फ्यूल को लेड एंड सल्फर फ्री करना चाहिए। हमें अपनी कार में ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने चाहिए कि जो हमारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएं। हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल में भी अल्ट्रेशन करने चाहिए। हमें शॉर्ट डिस्टेंस वॉकिंग पे जाना चाहिए, हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, हमें शेयरिंग ऑफ कार करनी चाहिए, क्योंकि कम व्हीकल चलेंगे तो कम पोल्यूशन होगा। इसके अलावा हमें एनर्जी को भी सेव करना चाहिए, क्योंकि जो लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड के रिलीज का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोडक्शन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि हम एनर्जी को बचाएंगे, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी क्रिएटेड, तो हम उस तरह से अपने फॉसिल फ्यूल की डिमांड को भी कट कर पाएंगे। आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह जो हमारा लाइम है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है वो छिड़का जा रहा है स्वीडन में, ताकि जो हमारी लेक है जो जो एसिड रेन के कारण डाई कर रही है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इस तरह एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बट जिस तरह से समस्या बढ़ रही है उसके सामने हमारे एफर्ट्स अभी बहुत ही कम है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेशन था इसमें हमने एसिड रेन, उसकी डेफिनेशन और उसके ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट की बात की। हमने कुछ प्रोबेबल सॉल्यूशंस की भी बात की, जिससे हम अपने इस नेचुरल जो अर्थ है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको बचा सकें और सस्टेनेबल बनाए रख सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपके कोई सलाह और कोई सुझाव हो तो आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।